सरगर्मियों में हिस्सा लेने का शौकीन रहा हूँ। मेरा कद 5 फुट 6 इंच है और मेरा रंग गोरा चिट्टा है। मेरे वालिद आर्मी ऑफिसर हैं और रिटायर्ड होने की करीब तर हैं। मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा हूँ, इसलिए माँ बाप ने मुझे बहुत प्यार से पाला है और अबू ने सोच रखा है कि तालीम मुकम्मल हो जाने के बाद वो मुझे रावलपिंडी के मैदानी इलाके फतेह जंग में कुछ ज़मीन लेकर देंगे ताकि मेरा मुस्तकबिल बन सके। मैं इस वक्त पिंडी के पोश एरिया में रह रहा था और गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ता था। हमारे पड़ोस में एक शगुफ्ता भाभी रहती थी जो मुझे मैट्रिक के अच्छे नताइज हासिल करने में मेरी मदद करती थी, या ऐसे कह ले कि मुझे होमवर्क करवाती थी। वो क्रिश्चियन थी, खूब पढ़ी लिखी थी। इसका नाम शगुफ्ता था। वो पाकिस्तानी अदाकारा सारा खान से मुशाबहत रखती थी। शमूहे इसका खावंद था जो एक टीचर था। शगुफ्ता एमए इंग्लिश कर चुकी थी, जिसकी वजह से मेरी काबिलियत में भी निखार आ गया था। मैं इसे प्यार से भाभी बोलता था। उन दिनों हमारे घर के पास एक लाइब्रेरी थी जिससे मैं कहानियों की बुक पढ़ा करता था, एक रोमांटिक नावल पढ़ा था और अब मैं अक्सर ऐसी किताबें पढ़ा करता था। और मेरा औरतों और लड़कियों को देखने का नज़रिया यकसर तब्दील हो चुका था। इससे पहले मैं सबको बहनें ही बनाता था और समझता था। अब मेरी कहानी यहाँ से ही शुरू होती है। हमारे घर में लैपटॉप था और हमारी शगुफ्ता से खूब दोस्ती थी। वो हमारे घर में फिल्म देखने भी आती थी। एक दिन मैं एक फिल्म लाया। मुझे मालूम था कि फिल्म में प्यार के सीन होते हैं, लेकिन शगुफ्ता भाभी को नहीं पता था। मैं घर आया तो अम्मा घर नहीं थी, वो बाजार गई हुई थीं और चाबियां भाभी को देकर गई थी। मैं लैपटॉप पर फिल्म लगाने लगा, तब शगुफ्ता भाभी पूछने लगी कि क्या लगा रहे हो माजिद। मैंने कहा फिल्म है, जिन्नात की फिल्म है। भाभी बोली मैं भी देख लूं। मैंने कहा नहीं भाभी, अब डर जाओगी। तो भाभी बोली नहीं, तुम नहीं डरोगे तो मैं क्यों डरूंगी, तुम लगा लो। खैर मैंने फिल्म लगा ली और भाभी के साथ बैठकर देखने लगा। फिल्म में एक सीन आया जिसमें एक लड़की नहा रही होती है तो एक सांप आता है और लड़की के हाथ पर काटता है, जिससे लड़की मर जाती है। ये देखकर भाभी ने कहा हटाओ इसे, ये अच्छी फिल्म नहीं है। मैंने कहा भाभी अब जाओ। भाभी बोली ये कैसी फिल्म है जिसमें लड़की नहा रही है और वो भी ऐसी हालत में। मैंने कहा यार भाभी जाओ और मुझे देखने दो। भाभी गई नहीं और देखती रही। 15 मिनट बाद एक और रोमांटिक सीन आया। भाभी चुप रही। फिर आधे घंटे बाद एक और सीन आया, लेकिन भाभी फिर भी चुप रही। आखिर में भाभी डर भी गई जब सांप को मारते हैं। वो मुझसे कहने लगी कि ऐसी फिल्में मत देखा करो। वो मुझसे आंखें भी नहीं मिला रही थीं। खैर बात आई गई हो गई। कभी कभी भाभी मुझे पढ़ाती भी थी। एक दिन भाभी मुझे बायोलॉजी पढ़ा रही थीं कि फराक के बच्चे किस तरह पैदा होते हैं। भाभी ने जो कपड़े पहने थे वो भी सफ़ेद थे, बिल्कुल भाभी की तरह उजले। मैंने भाभी से पूछा कि फराक के बच्चे किस तरह पैदा होते हैं। भाभी डर गई कि ये मैंने क्या पूछ लिया है। वो बोली ये एक प्रोसेस होता है जिसे करने के बाद फराग अंडे देता है। मैंने कहा ये कैसे होता है। तो भाभी बोली किताब में सब लिखा है, वहां से पढ़ लो। मैंने पूछा भाभी क्या आदमी भी अंडे देता है। ये सुनकर भाभी हंस दी और बोली नहीं पागल औरतें बच्चे पैदा करती हैं। और मेरे गाल पर प्यार से नोच कर बोली बहुत बेवकूफ़ हो तुम तो। मैंने पूछा भाभी कैसे प्यार किया जाता है। भाभी बोली ये भी पूछा जाता है, भला जब तो बड़ा होगा खुद ही पता चल जाएगा। मैंने कहा भाभी अपने कभी प्यार नहीं किया है, अब की तो शादी हो चुकी है पर अपने बच्चा नहीं दिया है। भाभी मेरे इस सवाल पर चौंक कर रह गई। भाभी का चेहरा लाल हो गया और वो नीचे चली गई। इसके बाद काफ़ी दिनों तक मैंने भाभी की शक्ल नहीं देखी। जब मैं उनके पास पढ़ने को गया तो मुझे उनके नौकर ने वापस कर दिया। फिर एक दिन मैं फिल्म लाया स्पाइडरमैन और भाई साहिब को बुला लिया फिल्म देखने के लिए। उनके साथ भाभी भी आ गई। सर्दियों के दिन थे, हम सब एक बिस्तर में लेटे हुए थे। फिल्म देखते देखते ही भाभी सो गई। मैं फिल्म देख रहा था। मैंने लेटे हुए करवट ली, देखा भाभी सो रही है। मेरा हाथ भाभी के हाथ से टच हुआ, लेकिन भाभी अब जाग रही थी। मैं डर रहा था कि शायद उनको पता चल गया है, लेकिन उनकी तरफ से खामोशी पाकर मुझे कुछ इत्मीनान हुआ और फिल्म खत्म हुई तो भाई साहिब और भाभी उठकर चले गए। अगले दिन मैं भाभी के पास पढ़ने गया तो वो मुझे गुस्से से देख रही थी। मैं पास बैठा तो वो मुझे कहने लगी कि रात को मेरे हाथों के साथ क्या कर रहे थे। मैंने कहा कुछ नहीं। वो कहने लगी अभी तुम्हारी अम्मा को शिकायत लगाती हूँ। मैं रोने लगा, मुझे मुआफ कर दो, आइंदा ऐसा नहीं होगा। फिर मैं किताब निकाल कर पढ़ने लगा। कुछ देर बाद भाभी मुझसे पूछने लगी मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ। ये बहुत ही अजीब सवाल था। मैं परेशान हो गया। मैंने कहा भाभी मुझे अब बहुत अच्छी लगती हो, अब बहुत प्यारी हो। भाभी मुझसे पूछने लगी तुम्हें मेरे हाथ को टच करना अच्छा लगता है। मैं भाभी की तरफ देखने लगा और कहा हाँ भाभी। भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनके नर्म नर्म हाथ पाते ही मैं मदहोश हो गया। भाभी कहने लगी अब मुझे तंग नहीं करना, जब बातें करनी हो तो दिन में मेरे पास आ जाना, चुल्लू अब पढ़ाई करते हैं। अगले दिन मैं भाभी के पास गया तो वो टीवी देख रही थी। मैं भाभी के पास बैठ गया और भाभी से बातें करने लगा। बातों के दौरान मैंने भाभी का हाथ पकड़ा। इस दिन भाभी ने पिंक कलर की कमीज और सफ़ेद शलवार पहनी हुई थी। पिंक रंग भाभी के गोरे जिस्म पर बहुत भला लग रहा था। मैं बेचैन हो रहा था। भाभी मेरी बेताबी देखकर बोली क्या बात है, आज मेरे राजा को क्या हुआ है। मैंने भाभी को बोला मैं आपको प्यार करना चाहता हूँ। भाभी बोली मैंने कब मना किया है,
तो इस दिन मैंने भाभी को बहुत प्यार किया और इसके बाद भी मैंने भाभी को बहुत मर्तबा प्यार किया। फिर मेरे बाबा की पोस्टिंग रावलपिंडी में हो गई और मैं भाभी के प्यार से महरूम हो गया। और फिर हमने पिंडी के इलाके फतेह जंग में 20 एकड़ ज़मीन खरीद ली और मैं बतौर जागीरदार अपना मुस्तकबिल बनाने लग गया। हमारे साथ ही जो डेरा था वो भी एक नौजवान जमींदार था, मेरी तरह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। जब मैं उनके खेत में गया तो वो लोग क्रिकेट खेल रहे थे। मुझे देखकर इसने मुझे भी खेलने के लिए कहा और अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, मेरा नाम शाहिद है। वैसे मुझे प्यार से नवाबजादा नाम से पुकारते हैं। मैंने मुसाफहा करते हुए कहा, मैं माजिद रफ़ीक आपके गांव में नया नया आया हूं। फिर हम दोनों मुस्करा दिए। इस दिन हम लोग शाम तक क्रिकेट खेलते रहे और मैं पहली बार गांव के किले मैदान में भाग दौड़ कर बहुत थक गया था। इसलिए हम दोनों चलते चलते खेत के एक पगडंडी पर बैठ गए और बातें करने लगे। शाहिद ने मुझे बोला कि अब रोज हमारे साथ खेला करो, अब के जल्द ही सब लोग दोस्त बन जाएंगे। फिर मैं गांव के सरसब्ज और शादाब खेतों का दिलफरेब नज़ारा देखते हुए मैं बोला कि यार मैं तो थक गया हूं, अब लोगों का ही हौसला है, फील्डिंग भी करो और बॉलिंग भी, और खेतों की छाड़ियों से गेंद भी खूंद कर लाओ। शाहिद मेरी बात का जवाब देते हुए बोला, देख माजिद, उधर जो बंदा मार खा जाता है वो सख्त जान बन जाता है। दुनिया ऐसे नहीं पेंडू जिंदगी की फैन होती जा रही है। मैंने बोला, यार लंबी मत छोड़ा कर शाहिद, ऐसा जो तुझे गांव बहुत पसंद है। तो वो दबंग लहजे में बोला, हम पेंडू लोगों ना एक दूसरे के दुख सिख के साथी होते हैं और हमारी पहचान हमारी गिल्ली नंबर से नहीं बल्कि बाप दादा के नाम से होती है। और तुम शहरी लोग साथ वाले घर में मैयत पड़ी होती है और दूसरे घर में म्यूजिक चल रहा होता है। मैं जल कर बोला, बस बस मेरी जान, अब की बात 100% दुरुस्त है, मगर हमारे गांव के तो चंद घर हैं, करीब 50 घर। कोई बड़ा गांव होता तो सब कुछ ठीक होता। मेरी बात सुनकर शाहिद बोला, पागल, हमारा गांव छोटा जरूर है पर इसमें बसने वाले लोगों के दिल छोटे नहीं हैं। तुम चाहते हो शहरी कल्चर के यहाँ लड़कियां शार्ट पहनकर घूमे और मैं अपनी आंखों को खैर कर लूं। शाहिद की इस बात पर मैं खोखला कर मुस्कुरा दिया और बोला, तो बड़ा शरारती है यार, भला इस उम्र में ये सब नहीं होगा तो फिर कब होगा। शाम ढल रही थी और परिंदों की कतारें आसमान पर रुखसत सफर बांधे घोंसलों को लूट रही थी। बहुत दिलफरेब मंजर था। शाहिद की पेश गोई सच साबित हो रही थी। वो मुझे आसमान की तरफ देखते हुए बोला, माजिद क्या देख रहे हो। तो मैं बोला, शाहिद यार बिला का हसन ही तेरे गांव में। फिर शाहिद बोला, क्यों मान गए ना, जो मजाक पिन में है वो ना शहर में है ना टुन में है। शाहिद बोला, माजिद जिगर अभी तुमने हसन देखा ही कब है। मैं बोला, क्यों क्या हुआ। तो वो बोला, वो देख, मैंने खाले के साथ बनी डंडी पर देखा तो 2 खूबसूरत लड़कियां हमारी तरफ ही आ रही थी। उनके कंधों पर कई थी जो खेतों में पानी लगाने के इस्तेमाल में आती है, उर्दू में शायद इससे किसी बोलते हैं। शाहिद बोला, इसमें जो काले सूट वाली है वो अन्नम शहजादी है और जो इसके पीछे वाली है वो लुबना शहजादी है। चाचे शेरू की 2 ही बेटियां हैं जिनकी उधर 7 एकड़ जमीन है जिसे अपने बाप के साथ ये भी काश्त करती है। मैं बोला, वाह भाई, अब ये किधर जा रही हैं। इससे पहले शाहिद कुछ बोलता वो दोनों हमारे सर पर पहुंच गई और शाहिद को बोली, नवाबजादे तुम इधर बैठे हो, घर नहीं जाना क्या। चाची ने मुझे कहा कि इसको जाते ही भेज दो, दूध निकालना है भैंसों का। तो शाहिद उठकर खड़ा हो गया और बोला, हाय मेरी रावलपिंडी एक्सप्रेस, जरा सांस तो ले लो, दूध भी निकाल लूंगा। भैंसों का कौन सा भागी जा रही है। अन्नम शाहिद की जुमानी बात सुनकर बोली, ये अजनबी कौन है। इसने मेरा तारुफ करवाते हुए कहा, ये माजिद रफ़ीक है, इस गांव का नया किसान और नया बाशिंदा। और माजिद ये हमारी शेरू चचा की बड़ी बेटी अन्नम शहजादी और मैं लुबना शहजादी दूसरी ने अपना तारुफ खुद ही करवा दिया। तो मैं बोला, जी अन्नम, वैसे अब को डर नहीं लगता, इतनी रात गए खेतों में। मेरी बात काटते हुए लुबना बोली कि आज हमारे खेतों को पानी देने की बारी है और टाइम पीरियड है 7 बजे से 9 तक हमारा बाप अकेला होता है और हमने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली है और अब उन्हें रेस्ट दिया है और अब हम फार्मर हैं। अन्नम ने सीने को तान कर कहा। तो मैं सोचने लगा कि जब किसान इतने हुसैन हो तो गोभी कितनी हुसैन होगी। मुझे सोचों में गुम देखकर अन्नम शहजादी बोली, माजिद साहिब अब की जमीन किधर है। तो शाहिद बोला, अन्नम अब का जो सब्जी वाला एकल है जिस पर अमरूदों के 2 पौधे भी हैं, दरअसल इसके अगले खेत माजिद के हैं। इसका अबू रिटायर्ड फौजी है और इसके मामू ने इसे ये जमीन खरीद कर दी है जिसे अब माजिद आबाद करेगा। अन्नम बोली, तो तुम भी आर्मी ज्वाइन कर लेते। तो लुबना बोली, इसका निशाना कच्चा होगा इसलिए किसान बन गया है बेचारा। तो मैं बोला, निशाना तो मेरा बहुत पक्का है, कभी आजमा कर तो देख लो। मेरी बात सुनकर वो शर्मा सी गई और अन्नम बोली, काश्तकारी में अब किसानों को कुछ नहीं बचता, सारा अनाज तो आड़ती खरीद लेते हैं और दाम खाते ही किसान बेचारा तो मेहनत ही करता रह जाता है। मैं बोला, मैं एक अलग जहन का बंदा हूं, देखना इस फील्ड में भी बहुत कुछ अलग से करूंगा। मेरे पास वसी प्लान है जिससे मैं किसान की जिंदगी खुशहाल बना सकता हूं। तो इस पर अन्नम बोली, अब की परफॉर्मेंस भी देख लेंगे। और लुबना बोली, चली, उनकी बातें खत्म नहीं होने वाली। अन्नम ने अपनी एक हाथ में टार्च पकड़ी हुई थी और दूसरे में कई पकड़े आगे चल पड़ी। इसके पीछे पीछे नाक चढ़ी लुबना अपने हाथ में चाय का थर्मास पकड़कर आगे बढ़ गई। उनके आगे बढ़ते ही मैं शाहिद को बोला, यार उनको डर नहीं लगता, अगर सांप निकल आए तो फिर कहाँ जाएगी बेचारी।
तो शायद बोला, ओए मेरे भूले भाई, इस अन्नम ने बहुत दफ़ा सांप मारे हैं और ये खेतों में बचपन से ही आ रही है, इसलिए डर का तनासुब बहुत ही कम रह गया है उनके जहन में। शाहिद अपने घर चला गया और मैं अपने घर चला आया और उन दोनों शहजादियों के बारे में सोचता रहा। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उनकी मदद करूं, मगर वो बहुत खुददार थी, शायद मदद की पेशकश ठुकरा देती। मैं इस रात जल्द ही सो गया क्योंकि हवेली नुमा इस घर में शहर की तरह पुरसुकून वाली रात की स्याही पूरी तरह से फैल चुकी थी। मैं सुबह जब उठा तो हमारे घर के सामने बेरी के दरख्त थे, उन पर चिड़िया चहचहा रही थी और कोयल की कोक सुनाई दे रही थी। मेरा गांव में आज एक हफ्ता मुकम्मल हो गया था और आज पहली सुबह मेरी आंख जल्दी खिल गई थी, तो मैंने सोचा चुल्लू मॉर्निंग वॉक करने चला जाता हूं। मैंने टी शर्ट पहनी और फिर वॉशरूम जाकर हाथ मुंह पर पानी मारा और बाहर का बड़ा गेट खोला और बाहर निकल गया। मेरा कमरा ऊपर वाली पोजीशन में था और अम्मा अब्बा नीचे वाले 2 रूम में रहते थे और घर के पिछली गेट के साथ मामू समीर का रूम था। मेरा मामू हमारे साथ रहता था क्योंकि उनकी अपनी औलाद नहीं थी और उनकी वाइफ पिछले साल ही चल बसी थी। फिर सब घरवाले सुबह के वक्त ख्वाब खुरूश थे, तो मैंने जब अपने रूम से लोगों को वॉक करते देखा तो मेरा दिल भी वॉक करने को किया और मैं निकल गया। आज ये मेरी पहली वॉक थी। मैं स्लो मोशन में गिनगुनाता हुआ एक तरफ भागता हुआ जा रहा था। खेतों की पगडंडियों पर सरसब्ज घास मेरे नर्म पाँव को ठंडक पहुंचा रही थी। घास हर सौ एक दिल फरेब नजर पेश करती जब उन पर पड़ी शबनम चमक धमक देखा रही होती। मैं परिंदों के मुनफरिद संगीत और शोर को सुनता हुआ अब अपने खेतों से निकलकर अन्नम शहजादी के अमरूद वाले एरिया में आ गया था। सामने अमरूदों के कुछ पेड़ नजर आ रहे थे जो अपने बिहार के कुछ पक्के अमरूदों से लदे हुए थे। तो मैंने दिल ही दिल में सोचा, अच्छा माजिद काका, ये है तेरी महबूबा अन्नम शहजादी के अमरूद के दरख्त। और साथ ही मैंने एक अमरूद तोड़ लिया। दांतोतले कलिच करके अपने मुंह में इसका मीठापन महसूस करने लगा। हाय अन्नम, तुम्हारी तरह तेरे सारे अमरूद भी मीठे हैं। फिर मेरे दिल ने कहा, ओ जालिमा, इसे तो पता ही नहीं है और तुम इसे अपने महबूबा मान रहे हो। मैंने इसकी पगडंडी को पकड़ा और सीधा नहर के पिल की तरफ दौड़ने लगा और मैं भागता हुआ अब नहर के करीब पहुंच चुका था। मेरी दिल की धड़कन तेज चल रही थी। इतनी दूर से भागता हुआ आ रहा था और ये धड़कन अब और भी तेज हो गई जब सामने से अन्नम और लुबना भागती हुई आ रही थी और लुबना इसके आगे आगे दौड़ती आ रही थी और अन्नम थोड़ी धीरे धीरे भाग रही थी और ब्लैक कलर के कोट उन दोनों ने जेब तनकी हुई थी। दोनों के उकाबी नजर ने मुझे देख लिया और मैं इस सवेर को सलाम पेश करते हुए उन दोनों के करीब जा खड़ा हुआ। हाय क्या मंजर था। दोनों तरफ उखड़ी हुई सांसें थी, बस नजर एक हुई और अन्नम हांफते हुए बोली, ओए तो भी इसी साइड पर वॉक करने आया है, बहुत सांस चढ़ा हुआ है। देखो फौजी को मुझे अन्नम की बात सुनकर बहुत हंसी आई और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसने मेरी शनाख्त याद रखी कि मैं फौजी का बेटा हूँ। मैं बोला, जनाब आज ही वॉक करने आया हूँ और आज सुबह का दर्शन बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारा चेहरा देख लिया। मेरी बात सुनकर लुबना मुस्कुरा दी और बोली, वाह ऐसी बातें कर रहा है। तो मैं बोला, जी कर लेता हूँ बातें, अगर कोई करने दे तो। फिर मेरी बात सुनकर हया की लाली अन्नम के गालों पर उमड़ आई थी। वो कुछ संभलती तो मैंने कहा, मुझसे दोस्ती कर लोगी, और अपना हाथ बढ़ा दिया इसकी तरफ। वो तो पहले छुई मुई बनकर बैठी थी, बेचैनी के आलम में इसने भी अपना हाथ मेरे हाथ में दे दिया और बोली, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ माजिद, अपने बाप का गुरूर हूँ, मुझे बदनाम मत करना। मैं बोला, मेरा बाप फौजी है और मैं एक फौजी का खून हूँ। मोहब्बत और दोस्ती उसूल के साथ करूंगा, धोखा देना मेरी फितरत नहीं, और अब मेरा चुनाव करके फख्र महसूस करोगी। मैं भी तुमको बहुत पसंद करती हूँ, मेरी चाहत का मान रखना। लुबना बोली, वा माजिद, आपका प्रपोज करने का अंदाज बहुत पसंद आया। मैंने इसका हाथ छोड़ा और वो आगे बढ़ गई और बोली, सॉरी, हमने जाकर दूध भी निकालना है, फिर मुलाकात होगी, और वो चली गई। मैं थोड़ा आगे गया तो वो अपने घर को चल पड़ी। दरअसल अन्नम से 1-2 मुलाकातें हो चुकी थी मेरी, और मैंने महसूस किया कि मोहब्बत की चिंगारी उधर भी सुलग रही है, इसलिए मैंने प्रपोज कर दिया कि हो सकता है अन्नम मान जाए। मेरा अंदाजा सही साबित हो रहा था, वो भी चोरी चोरी मुझे देख रही थी और मैं भी। मैं जब वापस आया तो अम्मा नाश्ते की मेज़ पर मेरा इंतजार कर रही थी। हमने नाश्ता किया और फिर अबू पूछने लगे कि माजिद बेटा कैसे लगे गांव के लोग, और क्या तुम खुश हो यहाँ? तो मैं बोला, जी पापा, मैं इस नई शुरुआत से बहुत खुश हूँ। एक दिन मैं खेतों में जवार के खेत से होता हुआ अपने दोस्त शाहिद की तरफ जा रहा था। दोपहर का वक्त था, सितंबर की नीम गर्म धूप थी और इतनी ज्यादा गर्मी नहीं थी। फसलें जवान हो चुकी थी, उनके दरमियान से गुजरते हुए भी खौफ आता था। मैं जब जवार की फसल के दरमियान पहुंचा तो मुझे एक निस्वानी आवाज सुनाई दी और कुछ गड़बड़ सी महसूस हुई, और मेरी छठी हिस्स ने महसूस किया कि जरूर इस जवान फसल में कोई प्रेमी जोड़ा है, मगर है किधर? इसका मालूम करना मेरे लिए मुश्किल था। मैंने उनकी पेश कदमी जारी रखने का फैसला किया। मैंने कान लगाकर सुना तो मकई की फसल में कुछ किसर पिसर थी। मुझे इस तरह ओपन माहौल में इस तरह की मदहोश आवाजें बहुत मुतासिर कर रही थी। मेरे अक्ल ने काम किया। मैंने नीचे बैठकर जवार के पौधों के दरमियान फसलों से देखना शुरू किया तो एक तरफ मुझे एक लड़की नजर आई। मुझे ताज्जुब हो रहा था कि एक तो पागल ओपन प्यार कर रहे हैं
और दूसरा डर जरा भी नहीं कि पकड़े जाएंगे तो फिर क्या होगा। दूर से किसी ने खेतों में हल चिल्लाते हुए सराकी गाना लगाया हुआ था, जिसकी आवाज दूर तक जा रही थी। मैं समझ गया कि प्यार करने वाला कोई जदीद किस्म का लड़का है, जिसको शायद मालूम था कि उधर किसी ने नहीं आना। और लड़की भी शायद देसी सटार थी, जो शायद समझ रही थी कि ट्रैक्टर पर लगे इस गाने की शोर में भला कौन सुनेगा इसकी बातें, मगर इसे क्या मालूम था कि आज छापा पड़ चुका है। मैं रेंगते रेंगते उनके बहुत करीब तर चला गया था। मैंने जब देखा तो मेरे होश हवास गुम हो गए। ये लड़का कोई और नहीं था, मेरा दोस्त नवाबजादा शाहिद ही था, और लड़की हमारे करीबी घर की नादिया थी। मैं चुपचाप देखता रहा और नादिया ने जब मुझे देखा तो मैं बोला, शाबाश, तुम दोनों को शर्म नहीं आती। तो शाहिद का रंग उड़ गया और वो बोला, माजिद तुम। मैंने इससे आंख मारी और कहा, अब लोग शर्म करो कुछ। और नादिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने ये कब से शुरू कर रखा है? वो मुझे देखकर बहुत डर गई और बोली, प्लीज मुआफ कर दो और मुझे जाने दो। तो मैंने इसे कहा, ऐसे कैसे जाने दूं? आपको शायद ये नहीं मालूम कि पकड़े जाने पर हिस्सा देना पड़ता है। तुम मुझे एक बार बोसा दो फिर चले जाना। तो वो बोली, नहीं माजिद, तुम तो मेरे कजिनों जैसे हो, तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं बोला, चल जल्दी कर और मुझे भी एक बोसा दो, वरना मैंने जो वीडियो बनाई है वो नेट पर अपलोड कर दूंगा। तो वो बोली, नहीं माजिद, तुम ऐसा मत करना, मेरा मंगेतर मुझे मार डालेगा और मेरा रिश्ता भी टूट जाएगा। तो मैंने बोला, फिर तुम मेरी बात मान लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वो बोली कि पक्का तुम किसी को नहीं बताओगे? तो शाहिद बोला, माजिद मेरा दोस्त है, अगर तुम इसे एक बोसा दे भी दोगी तो अब का कुछ नहीं जाएगा, बल्कि इसका मुंह बंद हो जाएगा। नादिया बोली, अच्छा ठीक है। मैंने इसको बोसा दिया और मैं एकदम खुशबाश हो गया। मैं अपने आप को दुरुस्त करके बाहर निकलने लगा तो मैंने नादिया से कहा कि इस बात का जिक्र किसी से मत करना। तो वो बोली, मैंने भला किसी को बताकर मार खानी है? मैंने 1000 का नोट इसके मुट्ठी में दे दिया। वो बोली, नहीं माजिद। मैंने कहा कि तुम इससे कोई चीज खा लेना। तो वो मेरे हाथ से 1000 पकड़कर चली गई। और शाहिद बोला, तो किधर से आ गया? सारे रंग में भंग डाल दिया तुमने। तो मैं बोला, जनाब